अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो कल के टॉपिक के साथ रिलेटेड है। तो कल हमने, अगर आपको याद हो तो, अडेप्टेशन के हवाले से बात कर रहे थे कि स्ट्रेस जो है अगर वो आता है तो उसके नतीजे में अडेप्टेशन कैसे होती है। जो इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे भी मुझसे किसी ने सवाल पूछा था, मेरे पास एक प्राइवेट मैसेज आया था, उसको भी मैं अभी आंसर करना चाहूंगी। बच्ची ने ये पूछा कि अडेप्टेशन या हाइपरप्लेजिया के हवाले से जब उन्होंने बात की, तो कल के लेक्चर में आपको याद होगा मैंने बात की थी कि हाइपरप्लेजिया या डिस्प्ले, ये जो है क्या कहते हैं, मेटाप्लेजिया, ये दोनों जो कंडीशंस हैं इनमें यूजुअली कैंसर होने के चांसेस हैं। अच्छा, उनका सवाल ये था कि जी कैंसर होने के जब चांसेस हैं तो हम बेसिकली उसको ट्रीट तो कर लेते हैं कैंसर को, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डिस्प्लेजिया या हाइपरप्लेजिया जो होता है, मेटाप्लेजिया या हाइपरप्लेजिया होता है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो भाई पहली बात तो ये है कि मैंने ये कहा कि अगर तो अडेप्टेशन का प्रोसेस हो रहा है और डिस्प्लेजिया या हाइपरप्लेजिया या मेटाप्लेजिया जो है वो कैंसर की तरफ लेके जाता है, तो ये बहुत लेट स्टेजेस में अगर स्ट्रेस कंटिन्यूस रहता है और अडेप्टेशन से बाहर निकल जाता है, यानी अडेप्टेशन की कंट्रोल से बाहर निकल जाता है, तो वो जैसे हमने बात की थी सेल इंजरी का जो प्रोसेस होता है उसके साथ होते हुए फिर वो जो अडेप्टेशन है वो आगे कंट्रोल हो जाए, कन्वर्ट हो जाएगी इनटू अ कैंसर। ठीक है जी। तो वो जरूरी नहीं है कि हर हाइपरप्लेजिया या हर मेटाप्लेजिया जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि अडेप्टेशन बेसिकली सेल इंजरी से भी पहले का प्रोसेस है। यानी एक बंदा है, उसको शुरू में स्ट्रेस ही होता है, डायरेक्ट कोई इंजूरियस एजेंट उसको अफेक्ट नहीं कर रहा होता, शुरू में वो स्ट्रेस होता है। उस स्ट्रेस को बाईपास करने के लिए जो पेशेंट है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, अडेप्टेशन कर रहा होता है। अगर तो वो अडेप्टेशन कंटिन्यूस हो जाती है तो वो जो कंटिन्यूस स्ट्रेस है वो एक तरह से समझ लें कि इंजूरियस एजेंट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट अल्टीमेटली लीड टू सेल इंजरी व्हिच कैन बी इनिशियली रिवर्सिबल एंड देन आफ्टर दैट इरिवर्सिबल। तो अडेप्टेशंस हमेशा याद रखिएगा, अडेप्टेशंस आर ऑलवेज रिवर्सिबल। उसमें कभी भी ये मसला नहीं है कि अडेप्टेशंस जो है वो रिवर्सिबल नहीं हो सकती, ऐसी कोई कहानी नहीं है। अडेप्टेशंस यूजुअली जो हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, और जब वो रिवर्सिबल अडेप्टेशंस जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो फिर वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ जाता है पेशेंट। यहाँ तक बात क्लियर है? तो हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। ओके। अब इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे जैसे ये जो फिगर है ये ऑलमोस्ट हम कई दफा देख चुके हैं, तो उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। डिटेक्शन ऑफ सेल इंजरी के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल इंजरी को ग्रॉसली जब अगर हम देखें तो दो तरीके से पता चल सकती है। एक तो जो सेल्यूलर स्वेलिंग होती है उससे पता चलता है, और एक जो फैटी चेंज होती है उससे पता चलता है। ये आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये अगर आप देखें तो ये किडनी की पिक्चर है, और 400 टाइम्स के ऊपर इसकी मैग्निफिकेशन हुई हुई है। ये नॉर्मल है किडनी, ठीक है। जो आपको सिर्फ एक जो हाइड्रोपिक चेंज दिखाने के लिए ये पिक्चर मैं दिखा रही हूँ, ये आप देखें कि नॉर्मली इस पिक्चर में अगर आप ये सेल्स देखें जहां पे मैं एरो लगा रही हूँ, सेल का शेप देखें और उसका साइज देखें, और एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में इस एक ट्यूब्यूल को देखें। ये ट्यूब्यूल यहाँ से लेके यहाँ तक है, मुश्किल से अगर हम लगा लें इस वक्त भी, इस टाइम पे भी ये जो है वो मुश्किल से इसका ल्यूमन जो है वो 4 या 5 सेंटीमीटर का होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक तो सेल्यूलर डैमेज के नतीजे में जो टिश्यू डेब्रिस भर गया है ल्यूमन के अंदर, और ये पूरी एक जो ट्यूब्यूल है वो इतनी बड़ी हो गई है। जाहिर सी बात है पानी भरने की वजह से हुई है। दूसरा अगर आप ये देखें तो सेल का साइज और शेप चेंज हो गया। ये क्लियर हुई है बात? ठीक है। तो ये जो चीज है, ये जो चेंजेस आ रही हैं, ये स्वेलिंग या हाइड्रोपिक चेंजेस कहलाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? हैंड रेस कीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू।
ये तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ आ जाते हैं। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसमें अगर आप देखें कि इट सजेस्ट्स दैट सेल मेम्ब्रेन इज द सेंट्रल फैक्टर, और ऑब्वियसली इरिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल मेम्ब्रेन के जो इंटेग्रिटी है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। टू पैटर्न्स ऑफ सेल डेथ, जैसे मैंने आपको बताया था, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस होती है। एपोप्टोसिस जैसे मैंने आपको बताया प्रोग्राम सेल डेथ होती है, यानी जब किसी सेल का टाइम पूरा हो जाता है तो बाकायदा प्लानिंग के साथ जिस सेल को मारा जाता है वो एपोप्टोसिस का प्रोसेस है। और अगर तो बगैर किसी प्लान के किसी इंजरी के नतीजे में सेल डेथ हो रही है तो वो नेक्रोसिस कहलाती है। अच्छा, नेक्रोसिस को डिफाइन कैसे करेंगे? सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट फॉलो सेल डेथ इन लिविंग टिश्यू। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या हो सकती हैं? ऑटोलाइसिस हो सकती है या हीट्रोलाइसिस हो सकती है। दो तरीके से सेल की डेथ होती है। जो फाइनल डेथ होती है जिसमें, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था, ऑटोलाइसिस के प्रोसेस के लिए किस चीज का होना जरूरी है? कि आपके जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, वो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, यानी लाइसोसोम्स की स्वेलिंग के नतीजे में लाइसोसोम्स का बर्स्ट होना या उनकी मेम्ब्रेन का फट जाना, जिसके नतीजे में फिर क्या होगा कि आपके जो क्या कहना चाहिए, जो जो एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद हैं, वो ओपन साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ऑब्वियस ही बात है, आपको जैसे मालूम है कि जो आपके जितने भी एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, लाइक लाइपेज है, अमाइलेज है। तो लाइपेज जो है वो क्या करेगा, जितना भी लिपिड है उसकी ब्रेकडाउन शुरू कर देगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन शुरू कर देगा, और इसी तरह से जो है वो प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन की, और न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन शुरू कर देगा। ऑल टुगेदर इन द लॉन्ग रन हो क्या सकता है कि जो आपके जो एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो पूरे सेल के जो डिफरेंट पोर्शन है उनको खा लें, और खाने के बाद ऑब्वियसली टिश्यू जो है पीछे कुछ बचेगा नहीं। हीट्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि टिश्यू डैमेज हो गई है और उसके नतीजे में एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जनरेट हुआ है, और उसके बाद आपके जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, लाइक मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, वो उस एरिया में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, और फिर जितना भी जो डेड टिश्यू होता है उस डेड टिश्यू को जो है वो खा लेते हैं। अच्छा, तो हीट्रोलाइसिस और ऑटोलाइसिस के हवाले, हाँ, हीट्रोलाइसिस के हवाले से बात हो रही थी कि वट एवर द प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन इज, जो कीमोटैक्सिन्स रिलीज होते हैं वो तमाम के तमाम कीमोटैक्सिन्स अट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को या आपके जो मैक्रोफेजेस हैं उनको टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी। जब से इंजरी की साइट की तरफ मूवमेंट होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि फिर ये जाके जो डेड टिश्यू होता है या जो डेड सेल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनको फैगोसाइटोस करते हैं, और उसके बाद जो एक्सटर्नल सेल्स के लाइसोसोम्स हैं वो उन सेल्स को डिग्रेड कर देते हैं। हीट्रो और ऑटोफेजी में या हीट्रोलाइसिस और ऑटोलाइसिस में सिर्फ इतना फर्क है कि ऑटो मींस कि जो डेड सेल हुआ है उसके अपने जो लाइसोसोम्स हैं वो ब्रेक डाउन करवाएंगे, जबकि हीट्रोलाइसिस में किसी और सेल के लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन कराएंगे। ये बात क्लियर है? हैंड रेज कीजिए। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद फिर एक और जो काम होता है जो नेक्रोसिस में बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स होती है, यानी आपके जितने भी जो प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, और उसके नतीजे में आपके जो सेल की जो शेप है और जो साइज है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और नेट रिजल्ट एट द एंड ये निकलता है कि उसकी वजह से जो है वो क्या कहना चाहिए कि जो सेल की जो डेथ का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है। अच्छा, नेक्रोटिक डेड सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्मिक चेंजेस क्या क्या आते हैं? जब प्रोटीन डीनेचुरेशन होती है और उस टाइम पे अगर आप डेड टिश्यू की स्लाइड्स बनाते हैं, प्लीज माइक बंद करें, डेड टिश्यू की स्लाइड्स बनाते हैं
तो ज्यादातर जो टिश्यू है, जितना भी डेड टिश्यू है या जो ब्रोकन डाउन प्रोटीन है, वो पिंक कलर का स्टेन उठाएगा। हमारे पास यूजुअली दो तरह के स्टेन्स होते हैं जिनको हम जो रेगुलर स्टेनिंग में इस्तेमाल करते हैं, यूसीन और हीमोटॉक्सिलिन स्टेन होता है, ठीक है जी। तो अगर तो यूसीन स्टेन अगर कोई भी सेल का पार्ट या टिश्यू का पार्ट ले रहा है तो उसको यूसिनोफिलिया कहते हैं। और जो हीमोटॉक्सिलिन स्टेन होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो वो उसको बेजोफिलिया कहते हैं। आमतौर पे यूसिनोफिलिया और बेजोफिलिया इस तरह से होता है कि जो नॉर्मल सेल है उसके जो साइटोप्लाज्म है वो पिंक कलर का होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो ब्लू कलर का या डार्क पर्पल कलर का होता है। तो बेजोफिलिक पोर्शन जो होता है वो कम होता है, 1/3 होता है टू द नॉर्मल सेल। अगर हम सेल इंजरी को स्लाइड्स पे देखना चाहें तो उसमें यूजुअली क्या होता है कि आपका जो साइटोप्लाज्म होता है वो और जो न्यूक्लियस है उसके साइज में जो है ऑलमोस्ट 1:3 का फर्क होता है। यानी जो भी सेल का साइज होगा, न्यूक्लियस उसका 1/3 होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी किस्म का डिजीज प्रोसेस होता है तो इसमें ये जो रेशो है ये अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर जैसे ही जाहिर सी बात है कि जब प्रोटीन की डीनेचुरेशन हो रही है तो साथ में जो आपका जो न्यूक्लियस है वो भी अफेक्ट होना शुरू हो गया है, तो बेजोफिलिया कम होना शुरू हो जाता है। आरएनए में जो जो जितना आरएनए है वही रह जाता है बेजोफिलिक, बाकी जो रिमेनिंग जो पूरा सेल होता है वो यूसिनोफिलिक हो जाता है, यानी पिंक हो जाता है। ग्लासी अपीयरेंस आ जाती है साइटोप्लाज्म की, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो खत्म हो जाता है, डाइजेशन हो चुकी होती है। कभी कभी यूं भी होता है कि लेट चेंजेस के अंदर कैल्शियम जो साइटोप्लाज्म में डिपॉजिट होता है तो उसके नतीजे में कैल्शियम के स्टोन्स बन जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिफिकेशन। इसके बाद फिर क्या होता है कि न्यूक्लियर चेंजेस होती हैं, यानी जो डीएनए है उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 3 चेंजेस होती हैं जो हो सकती हैं, कैरियोलाइसिस, पिक्नोसिस एंड कैरियोरेक्सिस। कैरियोलाइसिस के अंदर क्रोमैटिन जो है उस क्या जो नॉर्मल जो कलर स्टेन से उठाता है उसमें लाइट कलर आ जाता है। दूसरा, पिक्नोसिस में न्यूक्लियस का श्रिंकेज हो जाता है, और कैरियोरेक्सिस में न्यूक्लियस जो है उसकी फ्रैगमेंटेशन हो जाती है इनटू पीसेस। ये चेंजेस हैं, ये नॉर्मल सेल है, और ये जो है आपका इरिवर्सिबल सेल इंजरी के नतीजे में जो आपके सेल की अपीयरेंस बनी है ये वो है। इसके बाद फिर अब अगर आप इस चीज को नोट करें, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चेंजेस बताई थी, प्लीज माइक बंद करिए। ये जो मैंने आपको चेंजेस बताई थी, अगर इस सेल को आप देखो, इस जगह को नोट करो, तो यहाँ पे यूसिनोफिलिया बढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखो तो बेजोफिलिया कहीं कहीं नजर आ रहा है, स्मॉल स्मॉल से पैचेस दिखाई दे रहे हैं। ये जो चेंजेस आ रही हैं बेसिकली दीज आर दी नेक्रोटिक चेंजेस, जो कि इरिवर्सिबल इंजरी है। इसके मुकाबले में सामने ही ये नॉर्मल सेल्स हैं जो अभी इतने नॉर्मल रहे नहीं है, इसमें भी इंजूरियस जो एक्टिविटीज हैं वो शुरू हो चुकी हैं, बट इट्स नॉट दैट कंप्लीटली इंजर्ड लाइक दिस पोर्शन, ठीक है। तो ये जो इंजरी की जो चेंजेस हैं जो आपको नजर आ रही हैं, जिसमें सेल में अब आपको जो है न्यूक्लियस कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ये नॉर्मल है। सेल ऑलमोस्ट अगर कंपेयर किया जाए दोनों को आपस में, न्यूक्लियस में यहाँ पे भी चेंजेस आनी शुरू हो चुकी हैं जिस तरह का ये अपीयरेंस आ रहा है उसकी वजह से, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पे न्यूक्लियस देखिए नजर आ रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस गायब हो चुका है। लाइट पिंक कलर यहाँ पे अगर आप देखो तो नजर आएगा नॉर्मल सेल्स में, जबकि यहाँ पे जो है वो डार्क पिंक कलर दिस इज यूसिनोफिलिया बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे थे। अब ये जो है ये कंप्लीटली नॉर्मल सेल है, नॉर्मल किडनी है। यहाँ पे अगर आप ये देखें, दिस इज बोमेंस कैप्सूल, तो ये आपको चारों तरफ नजर आ रहा है। इसके अंदर ये जो कैपिलरी नेटवर्क है, दिस इज ग्लोमेरुलस। अच्छा, ये जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, जो कि अब ट्यूब्यूल्स रही नहीं है क्योंकि डेड हो चुकी हैं। लेकिन अगर इधर आप देखें तो ये जो वोमेंस कैप्सूल है ये ग्लोमेरुलस है, और इसके साथ ये किडनी ट्यूब्यूल्स हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं आराम से अच्छा खासा ल्यूमन दिखाई दे रहा है, जहां से ऑब्वियसली यूरिन जो बन रहा है या जो भी फ्लूइड पास हो रहा है वो इसमें से इजीली पास हो सकता है। अगर इस पिक्चर को देखें, इसके अंदर क्या ऐसी कोई चीज नजर आ रही है? यहाँ से क्या यूरिन पास हो सकता है किसी सूरत भी? हैंड रेस करें अगर पास हो सकता है तो। ऑब्वियसली नहीं पास हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल जो है वो इंजर हो गया है,
पास हो सकता है, ये जितने लोग हाथ उठा रहे हैं वो पास हो सकता है के लिए उठा रहे, या पास नहीं हो सकता है इसलिए उठा रहे? माइक ऑन करके बताइए मुझे कोई एक। नहीं मैम, नहीं हो सकता। फिर हाथ क्यों उठा रहे हो बेटा? थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम हमारे पास स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स हैं ऑफ नेक्रोसिस, उनको हमें पढ़ने की जरूरत है कि नेक्रोसिस कितने फॉर्म्स में और कितने टाइप की हो सकती है। जो यूजुअली ये बहुत ज्यादा कॉमन टाइप की जो नेक्रोसिस है वो यही है: कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, गैंग्रीनस नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, और अदर्स में आपके पास एक जो बहुत कॉमन नेक्रोसिस आती है वो है फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोग अपने पास कहीं नोट डाउन भी कर लीजिएगा, वो ये है कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस यूजुअली कब होती है? जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो। और कहाँ पर हो? आपके जितने भी सॉलिड ऑर्गन्स हैं वहां पे अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से यानी हाइपोक्सिक सेल इंजरी के नतीजे में नेक्रोसिस हो रही है तो वो यूजुअली सॉलिड ऑर्गन्स, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर अगर हाइपोक्सिया के नतीजे में सेल इंजरी हो रही है और वो भी इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है तो दैट इज बेसिकली कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज अपनी जगह पे कोगुलेट कर गई। ब्लड कोगुलेट हुआ हुआ आपने देखा होगा, जहाँ पे अगर कहीं पे भी निकला हुआ और ब्लड जम जाए तो वो किस तरह की एक अपीयरेंस आ जाती है, बेसिकली वैसी ही अपीयरेंस कोगुलेटिव नेक्रोसिस के टिश्यू की आती है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो टिश्यू होता है ये चारों तरफ से इंफ्लेमेटरी सेल से जो है वो सराउंडेड होता है, जिसकी वजह से होता ये है कि ये अपनी जगह पे काफी देर के लिए रहता है। कोगुलेटिव टिश्यू जो है वो काफी देर तक अपनी जगह पे मौजूद रहता है, यानी सालों के हिसाब से डेड टिश्यू अपनी जगह पे रह सकता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जैसे यहाँ पे आप खुद नोट कर लो, यहाँ पे जो पहली चीज है वो ये लिखी हुई। अच्छा, अगेन इम्पोर्टेंट चीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हाइपोक्सिया के नतीजे में जो डेड टिश्यू डेथ होती है उसको हम इन्फाक्शन भी कहते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं ये कहती हूँ हाइपोक्सिया है तो इसका मतलब इन्फाक्शन नहीं है। हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। इन्फाक्शन का मतलब क्या है कि टिश्यू जहां पे इन्फाक्ट हुआ है वहां ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के नतीजे में टिश्यू डेथ हो गई है। ये बात क्लियर है? हैंड रेस कीजिए। अगर देखें तो टिश्यू जो डेड होती है वो लैक ऑफ ब्लड की वजह से भी होते हैं। लैक ऑफ ब्लड की वजह से जो टिश्यू डेथ हो रही है वो बेसिकली आप देखो ना उसमें क्या हो रहा है, असल चीज क्या कम हो रही है? मैम उसमें भी बेसिकली यही मतलब ऑक्सीजन, अगर ब्लड ही कम हाँ, आएगा तो ऑक्सीजन बेसिकली कम आएगा। एग्जैक्टली। तो मसला यही है कि अगर तो ब्लड सप्लाई की डेफिशिएंसी की वजह से भी डेथ हो रही है, टिश्यू डेथ हो रही है, तो मतलब वही है कि ब्लड सप्लाई कम है, इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन कम है। जब ऑक्सीजन कम जी है मैम। तो ऑब्वियसली उसके नतीजे में हाइपोक्सिया हुआ है तो इन्फेक्शन होगा। बात समझ जी में आ मैम। रही है? जी मैम। ओके अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि फर्म टिश्यू होता है, लिक्विफाई नहीं होता, अपनी जगह पे इन प्लेस काफी दिनों तक रहता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज सराउंडेड बाय इंफ्लेमेटरी सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेल की आउटलाइन प्रिजर्व रहती है काफी अरसे तक के लिए। अब इसको अगर मैं आपको इस पिक्चर पे वापस लेकर आऊं तो अब देखो ये जो स्लाइड बनाई गई है, ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो सेल है इसकी आउटलाइन मेंटेन हो रही है। और कीजिए, आउटलाइन मेंटेन हो रही है, एक यूसिनोफिलिक अपीयरेंस हो गया है लेकिन सेल अपनी जगह पे इन प्लेस मौजूद है। ठीक है, तो ये जो टाइप की जो नेक्रोसिस है ये क्या कहलाती है? ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहलाती है, वेयर द टिश्यू रिमेन्स इंटैक्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का मतलब क्या है कि आपका डेड टिश्यू लिक्विफाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ऊपर कोगुलेटिव नेक्रोसिस में आप देखो तो सी दिस इट इज सीन इन इन्फार्क्ट्स।
इन द टिश्यू एक्सेप्ट ब्रेन। यहाँ पे जो ब्रेन को एक्सेप्शन दी जा रही है वो क्यों, इसलिए कि जब हाइपोक्सिक सेल इंजरी ब्रेन टिश्यू में होती है तो वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस शो नहीं करती, रादर वो शो करती है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ब्रेन का जो टिश्यू है वो जैसे ही उसको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और जैसी टिश्यू डेथ होती है वो ब्रेन का टिश्यू जो है वो लिक्विफाई हो जाता है, और जब वो लिक्विफाई हो जाता है तो एक तरह से आप समझ लो पस का कलेक्शन हो जाता है। पसी टिश्यू मतलब पानी भरा हुआ, एक जैसे नहीं होता डेड सेल्स आ गए उसके अंदर, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ गए उसमें थोड़ा सा पानी भी मौजूद है, तो एक पानी भरी हुई थैली या पस भरी हुई थैली समझ लो, उस तरह का टिश्यू का अपीयरेंस आ जाता है। यूजुअली इन्फेक्शंस के अंदर देखा जाता है या अननोन रीजंस में अगर ब्रेन के अंदर कोई इंजरी हो गई है या ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है तो इस तरह का जो डेड टिश्यू है वो देखा जाता है। अच्छा, इसमें ये है तो क्रीमी येलो कलर का पस बन जाता है जो कि फिर न्यूट्रोफिल्स जो हैं उसको निकाल देते हैं, यानी वो फिर ड्रेन होना पड़ता है, उसको ड्रेन या तो, अच्छा कभी कभी होता है कि अगर तो छोटा पस है तो चलो ठीक है वो तो न्यूट्रोफिल्स की रेंज के अंदर है, वो उसको निकाल के खत्म कर देंगे। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ा टिश्यू डैमेज हो गया है तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो जो है पस बहुत बड़ा बन जाएगा, तो उसको फिर सर्जिकल रिमूवल करना पड़ता है, या तो एस्पिरेशन करके या सक्शन लगा के, और उस पस को फिर ड्रेन करना पड़ता है। मतलब ये एक जरा लंबी कहानी हो जाती है, सर्जरी की नौबत आ जाती है इस तरह के नेक्रोटिक टिश्यू को रिमूव करने के लिए। अच्छा, इसके बाद फिर केशियस नेक्रोसिस एक टिपिकल टाइप की नेक्रोसिस है जो कि आपको सिर्फ टीबी के पेशेंट्स के अंदर मिल रही होती है। एक मिनट रुकिएगा जरा। इसके अंदर क्या होता है, ये जो केशियस नेक्रोसिस है इसके अंदर क्या होता है वो बताने के लिए मुझे एक पिक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो आप लोग 2 मिनट के लिए जैसे ही मुझे स्क्रीन शेयर होती है हैंड रेस करके बताइएगा कि आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर हो गई है। स्क्रीन शेयर हो गई? स्क्रीन शेयर हो गई भाई? हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के लिए आपको एक बात याद रखने की जरूरत है कि लिक्विफेक्टिव नहीं, केशियस नेक्रोसिस के लिए जब हम बात करते हैं तो केशियस नेक्रोसिस या केशियस जो वर्ड है वो चीजी के लिए आता है, यानी चीज लाइक। ठीक है जी। अच्छा, ये जो केशियस नेक्रोसिस होती है वो एक मखसूस, जैसे हमने बताया कि टीबी का टिपिकल फीचर है, तो आपके पास लाइक टीबी जो माइकोबैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म से ये नेक्रोसिस होती है। ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद ये आपके जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनके अंदर चेंजेस लेकर आता है, और चेंजेस लाने के बाद जो मैक्रोफेजेस की जो सेल या ऑर्गेनिज्म किलिंग कैपेसिटी है उसे खत्म कर देता है, और खुद जो है वो उस मैक्रोफेजेस के को अपने लिए होस्ट बना लेता है और वहां पे रहता है। इन द मीन वाइल जो टिश्यू है उसकी डैमेज करता जाता है, और जो डैमेज टिश्यू है वो जब वो नेक्रोटिक टिश्यू जो है वो उसकी अपीयरेंस कैसी हो जाती है, चीजी लाइक। ये सेंटर में डेड टिश्यू होता है, ठीक है। ये केशियस अपीयरेंस होती है चीजी लाइक, यानी अगर आप इसको सर्जरी करके बाहर निकालेंगे तो आपको हाथ में रबर लाइक एक अपीयरेंस या जो चीज की जो अपीयरेंस होती है वो फील होगी। अच्छा, इसके चारों तरफ सराउंडिंग जो है इस जो डेड टिश्यू है इसकी सराउंडिंग में आपके पास माइकोबैक्टीरियम वाले मैक्रोफेजेस इसको सराउंड कर लेते हैं।
ठीक है जी, these cells are known as epithelioid cells. और ये जो epithelioid cells हैं, they are actually the modified macrophages. These are the modified macrophages, जिसके अंदर, इस modified macrophages के अंदर mycobacterium मौजूद है. अच्छा, इसके बाद जो सराउंडिंग जो टिश्यू है, this whole surrounding tissue is filled with inflammatory cells, and these inflammatory cells are neutrophils basically, ज्यादातर, लेकिन और भी हो सकते हैं. तो ये एक इन्फ्लामेटरी रिंग बन जाती है अराउंड एपिथेलियोइड सेल्स. ठीक है जी. और इसके बाद इसके अराउंड में एक जो आपके पास स्पेसिफाइड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, दे कवर होल ऑफ दिस डेड टिश्यू लाइक दिस. ठीक है जी. दिस इज द आउटरमोस्ट लिंग ऑफ fibroblast cells. Now this whole thing is known as granuloma. Are we connected? आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू. तो यहां तक ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? ठीक है जी. सो दिस इज स्पेसिफिक केशियस नेक्रोसिस. और ये जो केशियस नेक्रोसिस है, ये आपका जो टिपिकल फीचर है ऑफ माइकोबैक्टीरिया स्पीशीज. और यहाँ पे आपको जो डिजीजेस जो इसकी इस तरह के डेड टिश्यू के साथ या नेक्रोटिक टिश्यू के साथ मिलते हैं, वो डिजीजेस में एक डिजीज है ट्यूबरक्यूलोसिस और दूसरी है लेप्रेसी. इन दोनों तरह की जो डिजीजेस हैं, इसमें इस तरह का डेड टिश्यू आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है. इसके अलावा ये और अभी तक किसी और बीमारी में इस तरह का टिश्यू जो है वो नहीं पाया जा रहा है. यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ जी, बोलो. मैं वैसे लंग्स में जो नेक्रोसिस होती है वो तो फंगल इन्फेक्शन, फंगल्स की वजह से भी होती है, जैसे हिस्टोप्लाज्मा हो गई, क्रिप्टोकोकस हो गई. हाँ, तो सवाल क्या मैम मतलब वो भी इसी में आती है, इसी कैटेगरी में आती है केशियस में, या अलग है? नहीं, वो अलग है. ठीक है मैम. ठीक है, वो अलग है बिल्कुल. उसमें उसका जो उसकी जो चीज है, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल अलग है. और जो केशियस नेक्रोसिस का जो स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल अलग है. ठीक है. जैसे मैंने कहा कि ये ज्यादातर अब तक तो हमें जो पता चला है वो इसी का, देखो आप इसमें अगर देख भी लो, टीबी में दिखाता है, और वो जो चीज बनती है वो ग्रैन्युलोमा कहलाती है. और ग्रैन्युलोमा अभी तक हमें और किसी डिजीज के अंदर मिला नहीं है, टीबी के अलावा या लेप्रोसी के अलावा. तो इसका मतलब ये हुआ कि इट्स स्पेसिफाइड टू माइकोबैक्टीरिया सब स्पीशीज. क्लियर है ये बात? जी मैम. ओके. इसके बाद फिर आपके पास आता है फैट नेक्रोसिस. फैट नेक्रोसिस जो है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो डेड टिश्यू है उसके अंदर फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है. ठीक है जी. तो जो आपके जो डैमेज सेल्स हैं, वो लाइपेजेस इतना ज्यादा रिलीज होता है डैमेज सेल्स के अंदर कि जितना भी जो सेल्यूलर मेम्ब्रेन या जो ऑर्गेनील्स की जो मेम्ब्रेन है, उसका जो पूरा का पूरा जो टिश्यू उसकी जो जितना भी फॉस्फोलिपिड है, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स, और वो पूरा जो एरिया है वो फैटी डिपॉजिट्स बन जाते हैं उसमें. अच्छा, इसकी जो अपीयरेंस आती है, जो ग्रॉस अपीयरेंस आती है, वो क्या है? चॉकी वाइट एरियाज फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ अ न्यूली फॉर्म्ड फ्री फैटी एसिड्स विद कैल्शियम. तो इस प्रोसेस को सेपोनिफिकेशन कहते हैं. यानी कैल्शियम के डिपॉजिट्स होते हैं उस फैट के साथ, और वो जगह जगह पे व्हाइट कलर के चॉकी वाइट कलर के जो है वो लीजन्स बन जाते हैं. डिफरेंस याद रखना, पस का जो है वो येलो कलर होता है, केशियस का चीजी येलो कलर होता है, और फैट नेक्रोसिस चॉकी वाइट होती है. तो तीनों अगर आप स्लाइड पे देखोगे ना, तो तीनों में डिफरेंस नजर आ जाएगा. मेरे पास थोड़ा सा हैंडीकैप ये हुआ कि मैं इस मर्तबा आपके लिए वो पिक्चर्स जो हैं वो नहीं निकाल सकी हूँ. तो ये जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको मैं इसकी पिक्चर्स दिखाऊंगी. ठीक है. उसके बाद फिर
फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन इम्यून रिएक्शन, जिसके नतीजे में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और जो पिंक प्रोटीनेशियस मटेरियल जो है वो टिश्यूज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। डेड टिश्यू, डेड मतलब टिश्यू दो चीजें हो सकती हैं, आइदर फिब्रिनॉइड डिपोजिशन के नतीजे में टिश्यू डेड होता है या डेड टिश्यू में फिब्रिन डिपोजिशन हो जाती है। आइदर वे जो नेक्रोसिस होती है उसमें बाकायदा स्पेसिफिकली हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइड्स में आपको पूरी पूरी शीट्स लंबी लंबी नजर आ रही होती हैं जो फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस की। तो अगर वो चीज है तो आप उसको फिर फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस के अंदर लेंगे। यूजुअली ऑर्गन्स को हार्डन कर देती है, ऑर्गन के जो फंक्शंस हैं उनको अफेक्ट करना शुरू कर देती है। अगर तो छोटी सी जगह पर भी फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस हुई होती है तो वो अच्छा खासा जो ऑर्गन है उसके फंक्शंस को अफेक्ट करना शुरू कर देती है। इसके बाद फिर आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस नेक्रोसिस इज बेसिकली द एडवांस स्टेज ऑफ कोगुलेटिव एंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। या तो कोगुलेटिव होगी या लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होगी, दोनों के अंदर अगर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें और जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तो गैस की फॉर्मेशन होती है। एवोल्यूशन ऑफ फाउल स्मेली डिस्चार्ज या गैस, आइदर इट इज ड्राई और वेट, दोनों सूरतों में जो नेक्रोसिस होती है वो गैंग्रीनस नेक्रोसिस कहलाती है। बात समझ में आई है? इसको मैं दोबारा से रिपीट करूं? मैम रिपीट कर दें। देखो मैंने ये कहा कि या तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हुई है उस जगह पे और टिश्यू डेड हो गया है, या लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है और टिश्यू डेड हो गया, लिक्विफाइड टिश्यू पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर अगर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, सॉरी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, वो इसमें मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि पहले वो जगह फूल जाती है क्योंकि गैस फॉर्म हो रही होती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि वो इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है गैस का कि वो टिश्यू बर्स्ट कर जाता है। अब वो अगर टिश्यू बर्स्ट करे और खाली ड्राई टिश्यू हो तो वो ड्राई गैंग्रीन कहलाएगा, लेकिन अगर उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा हो, तो वो वेट गैंग्रीन कहलाता है। मतलब दोनों सूरतों में किसी भी डेड टिश्यू के अंदर अगर तो सॉरी बार बार मैं कह रही हूँ, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स की मल्टीप्लिकेशन अगर हो जाए तो उसके नतीजे में जो फाउल स्मेली फटा हुआ जख्म बनता है उसको गैंग्रीन कहते हैं। ये बात समझ में आई? हैंड रेस करें। ठीक है,